नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। मेरे साथ विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सतपाल पहलवान हैं और आज का हमारा मुद्दा ये रहेगा कि आखिर इस देश में, इस प्रदेश में जो किसान है वो कैसे सरवाइव कर पाएगा। क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो किसान है, प्रशासन है, उसके बीच में कभी लाठीचार्ज होता है, कभी खाद को लेकर, जैसे अभी गोहाना में हुआ, जो खेत हैं उनके नीचे से जो ऑयल पाइपलाइन है वो बिछाई जा रही है, कभी खंबे हैं खेतों के अंदर से लगाए जाते हैं। तो किसान जब भी प्रोटेस्ट करता है तो प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज होता है, गिरफ्तारी होती है। तो आज पहलवान जी के साथ इस बात पर चर्चा करेंगे कि सही मायने में किन लोगों ने किसानों के हितों के लिए कभी प्रयास किए और आज किसान के आखिरकार ऐसे हालात क्यों हो गए हैं, ये नौबत आखिरकार क्यों आ रही है। पहलवान जी, सभी लोग ये जानने की कोशिश में हैं कि कभी गोहाना में जैसे अब हो रहा है लाठीचार्ज, खाद को लेकर मारामारी हो रही है किसान को लेकर, और ऊपर से कर्ज के बोझ तले है किसान। तो ये आखिरकार ये हालात क्यों उपजे इस देश में। प्रवीण जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आपके तमाम व्यूअर्स साथियों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ करके नमस्कार। जहाँ तक आपने बात करी किसान आंदोलन की, चाहे वो पिछले दिनों लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर 13 महीने तक किसान बैठा रहा, चाहे वो आपने गोहाना की बात करी, चाहे पीछे अपने भिवानी ज़िले में भी इस किस्म की कार्रवाई हो रही थी। तो जहाँ तक पाइपलाइन की आपने बात करी, ये नेशनल काम है, ये रुकते नहीं। ये किसान के खेत के अंदर से पाइपलाइन दबाते जो हैं, ये तो एक मतलब ये मान कर चलो कि जो नेशनल एक्ट है उसके तहत कहीं से भी आप पाइपलाइन दबा सकते हो, ऑयल की हो, क्योंकि तो जरूरियात की चीज़ है। लेकिन सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अपने झाड़दीम प्लांट लगे, एनटीपीसी का, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का प्लांट जो इंदिरा गांधी जी के नाम पे है, और एक चाइना की कंपनी का है, प्राइवेट कंपनी का है। ये प्लांट लगने के बाद में जिस प्रकार से यहाँ से लाइनें गुजरी, तो किसान के खेत की कीमत, तो जिस खेत के अंदर से ये लाइनें गुजर जाती हैं बड़ी, उसकी कीमत तो बिल्कुल डेड हो जाती है। क्योंकि जिस किसान की ज़मीन के ऊपर से पाइपलाइन चलेगी उसके रेट आप ये मान कर चल लो, अगर वैसी ज़मीन का रेट 2 करोड़ रुपये है तो उसको 30 लाख रुपए में परचेज करने वाला नहीं मिलता। सबसे बड़ा नुकसान तो किसान को ये है। गवर्नमेंट दबाए, गवर्नमेंट पोल लगाए, गवर्नमेंट तार लगाए, कुछ भी लगाए, लेकिन उस किसान का जो कंपनसेशन है, उस किसान का जो घाटा है, उस घाटे को पूरा करने का काम सरकार का होना चाहिए। क्योंकि बात तो सरकारें करती हैं कि हम किसान के हिमायती हैं। भाई, आप किसान के हिमायती होते तो आज इतने लंबे अरसे के बाद भी इस देश में किसान की इतनी दयनीय हालत क्यों है कि वो हैंड टू माउथ है। आप किसान की जहाँ तक बात करोगे प्रवीण जी, किसान की लड़ाई एक्चुअल में देश आज़ाद होने के बाद या देश आज़ाद होने से पहले, तो छोटू राम जी थे। आजकल के बच्चों को तो नहीं पता होगा इस बात का, मोस्टली आजकल तो बैंक हो गए, लेकिन सबसे पहले जो था वो किसान जो कर्ज लेता था, अकालों के टाइम थे, ट्यूबवेल के साधन नहीं थे, बिजली नहीं थी, तो बरसात हो जाती तो खेत के अंदर अनाज पैदा हो जाता, नहीं बरसात होती तो फिर खेत खाली पड़े रहते, किसान बेचारा परेशान हो जाता। तो इतनी बुरी मार कई बार तो अकाल की पड़ती थी कि किसान को साहूकार से कर्ज लेना पड़ता था, और साहूकार से कर्ज जो लेता था तो वो उसके ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज लगा करके उस किसान की ज़मीन को, मोस्टली चाहे वो किसी भी समाज के लोगों की ज़मीन थी, वो ज़मीन ज़्यादातर इस प्रदेश की साहूकार की तिजोरियों के अंदर कैद थी। चौधरी रहबर आजम दीनबंदी चौधरी छोटू राम जी ने कानून बना करके कि किसान का बैल, किसान का गड्ढा, किसान का नोरा और किसान की ज़मीन कोई भी व्यापारी कुड़क नहीं कर पाएगा। आज चौधरी छोटू राम के उस फैसले की बदौलत है कि किसान जिंदा है, वरना ये सारी की सारी ज़मीन जिस प्रकार से आज बड़े कारपोरेट जगत के घराने जो ज़मीनों को खरीद रहे हैं, ये पूंजीपतियों के पास ये ज़मीन पहले जानी चाहिए। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा पहलवान जी, जो सर छोटू राम के जो आप फैसले जो बता रहे हो, क्या केवल ये जाट किसान की भलाई के लिए थे या जो अन्य कोई भी किसी भी बिरादरी का किसान। परवीन जी, उस समय तो जाति पाति थी ही नहीं जी।
चौधरी छोटूराम जी ने जो फैसला लिया, आज अब नज़र पसार करके आप और देखोगे तो 36 बिरादरी के भाई हमारे अब जिले में आप ले लो, राजपूत भाइयों के 20-25 के समथिंग गांव वो खेती पर निर्भर हैं। सैनी भाइयों को ले लो, यादव भाइयों को ले लो, तमाम दक्षिणी हरियाणा जो है वो कृषि पर आधारित है। चौधरी छोटूराम की जो राजनीति थी वो जनहित की राजनीति थी, वो निज हित की राजनीति नहीं थी। उन्होंने केवल अपने आप को सरवाइव करने के लिए ये राजनीति नहीं करी थी, उन्होंने समाज को एक नई दिशा देने के लिए, समाज की भलाई करने के लिए इससे बड़ा कदम हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक किसी भी किसान नेता ने नहीं उठाया कि सभी किसानों को ये कानून बना करके और इस साहूकार के चुंगल से निकालने का काम चौधरी छोटूराम जी ने किया था। कोई किस्सा भी याद है आपको कि किस तरह फंसे रहते थे साहूकारों के चक्कर में? साहूकार के चक्कर में तो इस कदर जकड़े रहते थे जैसे जाड़े में जब मकड़ी का जो जाड़ा होता है ना, क्योंकि और कोई तो साधन संसाधन थे नहीं, नौकरी इतनी थी नहीं, केवल फौज और पुलिस की नौकरी थी। सवाल इस बात का है, उस टाइम पे तो अंग्रेजों का शासन था और एक बार वायसराय ने सभी देश के जो कृषि मंत्री थे अलग अलग स्टेटों के, सबकी मीटिंग बुलाने का काम किया और मीटिंग बुला करके ये कहा, मैं कन्फर्म नहीं हूँ, 5 रुपये 7 रुपये कुछ बढ़ाने की बात थी जिन्नस के भावों की। तो उन्होंने अंग्रेज वायसराय ने सख्त लहजे में कहा कि ये जो अनाज है ये आपको केंद्रीय पूल में देना पड़ेगा। चौधरी छोटूराम वाहिद एक ऐसे शख्स थे जो सीधे मीटिंग के अंदर खड़े होकर वायसराय को मना कर दिया था कि पंजाब उस टाइम पर ज्वाइंट पंजाब था कि पंजाब केंद्रीय पूल में अपने हिस्से का एक दाना भी नहीं देने का काम करेगा। हम उस गेहूं को अगर आप भाव नहीं बढ़ाओगे तो अपनी खड़ी फसल को आग लगाकर बर्बाद कर देंगे, लेकिन केंद्रीय पूल में गेहूं को नहीं देंगे। और उस दबाव के तहत वायसराय ने उस समय कीमत काफ़ी रेशो के अनुसार से बढ़ानी पड़ी, तब जा कर के किसान का अनाज जो था वो केंद्रीय पूल में गया। तो वो जो नेता थे ना, वो इसलिए थे कि हमने जनहित की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, लोगों का विकास करना है। और प्रवीण जी, जहाँ तक आप बात कर रहे हो देश आज़ाद होने के बाद, अगर आप इस बात को लेकर के चलोगे किसान परेशान क्यों है, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है प्रवीण जी अगर जो अपने घर से फालतू हर जाकर धरने दे, प्रदर्शन दे, कहीं ना कहीं दुख तकलीफ है तो ही तो किसान बात करता है। जैसे आपने गुवाना की बात करी, जिस किसान के खेत के अंदर से इंडियन ऑयल की पाइपलाइन चली गई या HPCL की चली गई या कोई भी लाइन चली गई, वहां पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो उसको को परचेज करेगा भविष्य में, ना आप उसके ऊपर को कंस्ट्रक्शन कर सकते। उसका कुछ क्राइटेरिया है, जैसे 1 एकड़ के बीच के लाइन चलेगी तो आप 100 फीट इधर 100 फीट इधर, पूरी 1 एकड़ जमीन किसान की चली गई तो वो किसान तो बेचारा मर गया, ना आप उसके ऊपर खेती कर सकते, तो फिर वो किसान मरता करेगा क्या। तो मेरी तो प्रदेश सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी अपील है कि इस किस्म से किसान की जमीन जो वेस्ट हो जाती है उसके ऊपर स्पेशल कंपनसेशन दे करके उस किसान की मदद करने का काम सरकारें करें। ये हालात पहलवान जी क्यों इस तरह के खड़े हुए कि परेशान लगातार होता गया, किसान होता गया और अन्य चीज़ों का, महंगाई का दबाव है लगातार उस पर पड़ता जा रहा है, कर्ज के तले डूबा हुआ है। ये हालात आखिरकार क्यों पैदा हुए, जबकि पहले जय जवान जय किसान के नारे तक हैं, प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए थे एक वक्त में, तो आज ऐसे हालात क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप अब जैसे मीडिया भी कभी भी किसानों से अगर पूछेगी तो किसान एक ही बात बोलता है कि परेशान हूँ। ये हालात क्यों ऐसे आए, ये हालात क्यों परेशान है प्रवीण जी के देश आज़ाद होने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने, प्रधानमंत्री थे, देश में अनाज का अकाल पड़ गया था। याद है आपको वो समय? मेरे को तो याद नहीं है, लेकिन मैंने उसके बारे में अच्छे से पढ़ा है। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई हफ्ते में 1 दिन का उपवास आप रखें, क्योंकि देश में पूरी मात्रा में अनाज नहीं था। और वो उपवास लोगों ने रखा भी उनकी बात, क्योंकि वो आदर्श थे, अच्छे नेता थे। बड़े बूढ़े बताते हैं ये बात? हाँ बिल्कुल, बुजुर्गों से हमने सुना है, पढ़ा भी है, किताब में पढ़ा है। और उनका नारा भी था, ये नारा भी जय जवान जय किसान का जो दिया था वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही दिया था। तो सवाल इस बात का है प्रवीण जी कि सरकारें पूरी दुनिया में, भारत एक ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था केवल और केवल कृषि पर टिकी हुई है। अब आप सिंगापुर को ले लो, नेपाल को ले लो, अनेक ऐसे कंट्री हैं अगर जहाँ व्यापार के जरिए अपने देश का उत्थान करने का काम वो लोग करते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था केवल और पूरी दुनिया में जिसकी अर्थव्यवस्था केवल और केवल कृषि पर टिकी हुई है।
लेकिन इस कृषि की तरफ ध्यान, अनेक सरकारें आई, अनेक सरकारें गई, एक दो अपवाद को अगर आप छोड़ दोगे तो उसके अलावे जिस रेशो से किसान की जिन्नस का भाव बढ़ना चाहिए उस रेशो से बात तो सब कर लेते हैं। स्वामीनाथन आयोग जी की रिपोर्ट के ऊपर भी काफी हंगामा हुआ और उसके ऊपर आंदोलन भी हुए, उन्होंने लिख के दिया, लेकिन वही डाक के तीन पात। क्योंकि किसान के प्रति जिस सॉफ्ट कॉर्नर का आदमी होना चाहिए ना, वो सॉफ्ट कॉर्नर किसी भी सरकार का किसान के प्रति नहीं रहा है। किसान को तो केवल इतना है कि भाई थपकी लगाए जाओ और काम लिए जाओ। एक समय ऐसा भी था प्रवीण जी, देश में काल पड़ गया था, चाइना से एक स्कीम के तहत, सॉरी अमेरिका से सरकार गेहूं मंगवाने का काम कराया करती। अमेरिका से गेहूं मंगवा करके भारत की जनता का भरण पोषण करने का काम सरकारें करती थी। और इसी देश के अन्नदाता ने अपना मेहनत करके धरती का सीना चीर के इस भारतवर्ष को इतना सक्षम कराया कि आज भारत प्रत्येक जिन्नस को निर्यात करने की पोजीशन रखता है। लेकिन उस किसान को तो कुछ नहीं मिला ना। किसान को तो केवल इतना मिला कि भाई आप अपने परिवार को पाल लो और जीते मिले जाओ, बस जिंदा रहो। आप सरवाइव नहीं कर पाओ, आप अच्छी पोजीशन में नहीं आ सको। नहीं तो सरकार का काम है। किसान कर्जवान क्यों है? सरकारें, मैं एक बात खुले मन से कहता हूँ, जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है, जो भी प्रदेश का मुख्यमंत्री आता है, वो एक बात कहता है हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। भाई सरकारें ये बताने का काम करेंगे किसान कर्ज में क्यों है। मेन जो पॉइंट है प्रवीण जी वो ये है कि किसान अगर कर्जे में है तो वो आज क्यों है। मैं दो चार आंकड़े आपके सामने पेश करूंगा। सन 2000 के अंदर फार्म ट्रैक ट्रैक्टर की कीमत 1,45,000 थी और आज 24 साल के बाद फार्म ट्रैक ट्रैक्टर की कीमत 8,90,000 के समथिंग है विदाउट पासिंग। अगर पास उसको आप कराओगे तो 9 लाख होगी। कितने गुना बढ़ी? 8 गुना के तकरीबन पास करवाने के बाद। किसान के गेहूं का भाव कितना था 2000 के आसपास? अगर मैं ठीक हूं तो 500 550 के आसपास, केवल 4 गुना बढ़ी। डीजल का भाव क्या था? 30 रुपये। आज डीजल का भाव क्या है? 88 रुपये। 58 रुपये 1 लीटर डीजल पर बढ़ गए। जबकि गेहूं के 1 किलो अनाज पे क्या बढ़ा? चावल पे क्या बढ़ा? बाजरे पे क्या बढ़ा? सरसों पे क्या बढ़ा? किसान को तो केवल बह काटने का काम ये सरकारें करती हैं। भाई कर्जा क्यों माफ कर रहे हो? अब कर्ज माफ करने के बजाय पॉलिसी आप ऐसी इंप्लीमेंट कर दो, केंद्र सरकार ऐसी पॉलिसी बनाए कि भाई किसानों को कर्ज लेना ही ना पड़े। क्या किसान की यही हालत रहेगी कि पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब वंशावली जब तक उसकी चलती रहेगी तो कर्जे में डूबा रहेगा? ये किस किस्म की बात है? अगर सरकार की नीयत और नीति ठीक हो तो फिर आप ये मान कर चलो किसान सर्वाइव कर पाओगे। अगर सरकार की नीति नीयत ठीक नहीं है, और मैं ये मान कर चलता हूँ कि किसान की तरफ ज़्यादा दान ना दे करके ज़्यादा बड़े जो कारपोरेट जगत के जो लोग हैं, सभी सरकारें, जैसे अभी पिछले दिनों काफ़ी हंगामा हुआ कि देश के अंदर 2 बड़े उद्योगपति अडानी और अंबानी, आज उनकी प्रॉपर्टी तो 100 गुना बढ़ के खड़ी होगी और किसान मरा पड़ा है। किसान तो मेहनत ही कर सकता है, अपनी खेत में पैदावार कर सकता है, लेकिन वो आजरदा है। प्रवीण जी, पूरी मार्केट में आप चले जाओ, हर व्यापारी अपने भाव, जिन्नस का भाव, अपने मैन्युफैक्चरिंग जो आदमी करता है वो उस उत्पादन का भाव अपने आप निर्धारित करके मार्केट में देता है। केवल किसान ऐसा है कि जो दूसरे के ऊपर आश्रित है। और किसान पैदा तो केवल एक फसल करता है, वो बाजार से खरीदता कितना है? हर चीज़ तो बाजार से लेके आता है। वो केवल खाद्यान्न पैदा करता है। किसान सीमेंट नहीं बना सकता, लोहा सरिया नहीं बना सकता, पेट्रोल डीजल नहीं बना सकता, स्वर्णाभूषण नहीं बना सकता, चांदी नहीं बना सकता, वो सारी की सारी चीज़ें, कपड़ा नहीं बना सकता, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बाजार से खरीदने जाता है। तो उसकी जिन्नस तो मंदे में जाती है और वो बाजार से हर वस्तु महंगे में खरीदता है, तो वो कर्जमान होगा। ये तो निश्चित है प्रवीण जी। अच्छा पहलवान जी, ये बताइए, आपने तो पूरे हरियाणा को घूमा है, अच्छे से भौगोलिक और जातीय समीकरण को भी देखा है। अब जितने भी जो ये प्रोटेस्ट होते हैं उसमें अधिकतर जाट किसान ही क्यों नजर आते हैं, जबकि ठाकुर किसान भी हैं और अहिरवाल बेल्ट भी पूरी किसानी करती है, जैसे कि आपने बताया सैनी किसान भी हैं, ब्राह्मण भी काफ़ी सारे हैं जो हरियाणा में खेती करते हैं। तो वो उस तरीके से पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? क्या इनको भी बांटा जा रहा है, किसान को भी? ये बांटा नहीं जा रहा है प्रवीण जी, एक परसेप्शन तैयार किया जाता है। हाँ, कोई भी पार्टी हो वो एक ये देखेंगे कि भाई किस आदमी का क्या है,
जब ये आंदोलन चला था तो इसमें उत्तर प्रदेश के भाई भी थे, पंजाब के भी थे, हरियाणा के भी थे, महाराष्ट्र के भी थे, कर्नाटक के भी थे। महाराष्ट्र में कोई एक कास्ट थोड़ा है, महाराष्ट्र में भी आज किसान की सबसे बुरी अगर हालत है तो वो महाराष्ट्र में है। लेकिन ये परसेप्शन तैयार कर दिए जाते हैं कि भाई ये एक कम्युनिटी का आंदोलन है, ये केवल एक कम्युनिटी कर रही है। किसान तो किसान है प्रवीण जी, जो खेती करता है, जो धरती का सीना चीर करके अन्न प्रदान करके इस देश की जनता का भरण पोषण करता है, वो किसान चाहे महाराष्ट्र का है, चाहे बिहार का है, चाहे हरियाणा का है, चाहे पंजाब का। अगर केंद्रीय पूल में 2 स्टेट हरियाणा और पंजाब को आप लेकर चलोगे, सबसे ज्यादा खाद्यान्न की आपूर्ति जो है हरियाणा और पंजाब करता है। चाहे गेहूं को ले लो, चाहे चावल को ले लो, 70-60-65 के आसपास % के आसपास जो खाद्यान्न है वो इस देश का भरण पोषण करने में इन 2 स्टेटों का हाथ है। लेकिन किसान चाहे विदर्भ का है, महाराष्ट्र के अंदर भी किसान जो हैं वो आज के दिन बेचारे हैंड टू माउथ हैं। क्योंकि अगर कोई सच्चा हितैषी किसान का नहीं आएगा ना, और किसान के हित के बारे में नहीं सोचेगा, तो फिर किसान को तो ऐसे अपना जीवन व्यतीत करना है। मैं तो ये मान के चलता हूँ, कोई भला पुरुष तो छोटू राम तो देवीलाल सरीखा व्यक्ति अगर कोई आए तो ही कोई बात किसान के भविष्य के बारे में देश की गद्दी पे को किसान बैठेगा तो सोच हो सकती है। अन्यथा किसान को तो परेशान रहना, क्योंकि किसान मेहनत भी कर सकता है, किसान मेहनत करके इस देश का भरण पोषण भी कर सकता है। लेकिन जी वो बाजार में जाता है ना, तो फिर वो दूसरे के मुख की तरफ देखता है। आज तो चलो गवर्नमेंट ने MSP डिक्लेयर कर दी, पहले तो व्यापारी लोग खरीदते थे, मनमर्जी में खेत में गए, ढेरी देखी, पैर लगाया, उछाड़ा, इतने मन है जी, इतने पैसे में कर दो। किसान सो कभी से पिसता ही आ रहा है। सोचना पड़ेगा। मैं तो केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार से भी ये विनती करूंगा, अपील और प्रार्थना करूंगा कि इस देश के किसान, जो कोरोना काल में भी इस देश के किसान ने इस देश की अर्थव्यवस्था केवल कोरोना काल में कृषि से डटी, वरना देश की अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो गई थी, माइनस में चली गई थी। तो किसान के प्रति जागरूक होना होगा, किसान को किसान की संवेदना को सरकारों ने समझना होगा, और बाकी जो किसान हैं उनको भी एक बात समझनी पड़ेगी कि वो जाति पाति में ना बट करके अपने हित के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। इसलिए जब भी कभी कोई भी बात हो तो हर साथी ये बात समझे कि भाई हम किसान हैं, जातिवादी व्यवस्था में ना बट करके, और पूरा किसान कौम जिस दिन एक हो जाएगी उस दिन आप देख लेना किसान खुशहाल हो जाएगा। अन्यथा इसी प्रकार से जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। आपने सन 2000 के बाद का जैसे बताया कि किसान की फसल 500-550 अब इतनी ज़्यादा है, और चीज़ों की लागत आपने बताई, तो 2000 या 2000 के बाद आपने कोई ऐसे पॉलिटिकल सशक्त चेहरा देखा जिसने किसानों की भलाई के लिए कोई योजना चलाई हो, कोई काम किए हो? क्योंकि ये कहने को तो भाषण में तो सारे का नेता ये कह देता है कि मैं किसानों का हमदर्द हूँ, मैं किसान हूँ, हड़ की मूठ भी पकड़ लेते हैं, बैल भी चला लेते हैं। मतलब केवल और केवल मैं ये मान कर चलता हूँ कि जमीन पर अगर किसानों की लड़ाई कोई नेता लड़ेगा तो ही किसान के हित की बात होगी। भाषणों से विकास होने वाला नहीं है। भाषण तो कितने अच्छे लंबे चौड़े दे लो। एक तो सबसे बड़ी बात जो है प्रवीण जी, जो मैंने अपना ऑब्जर्व करी, हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, मेरा विचार गलत हूँ, मैं एक बात को मान कर चलता हूँ कि निज हित की राजनीति ज्यादा रहेगी, जनहित की राजनीति कम रहेगी। चाहे वो किसान की बात हो, चाहे वो मजदूर की बात हो, चाहे व्यापारी की हो, चाहे कर्मचारी की हो, चाहे गरीब की हो। क्योंकि जिस प्रकार से सरकारें जो काम करती जा रही हैं, सन 2005 में हरियाणा प्रदेश के ऊपर जो कर्जा था वो 2200-2300 करोड़ के समथिंग था, 22,000 करोड़ के समथिंग। और आज हालत क्या है? 3,17,000 करोड़ रुपया इस प्रदेश के ऊपर कर्ज है केंद्र सरकार का। 2014 के अंदर भी 70,000 करोड़ के समथिंग, अगर मैं ठीक हूं तो कर्जा इस प्रदेश पर था। 2014 और 2024 इन बिटवीन 10 साल के अंदर, तो ये मान कर चलो कि 2,47,000 करोड़ के समथिंग कर्जा इस प्रदेश के ऊपर हो गया। वो पैसा कहाँ गया, विकास में लगा, कित लगा, वो तो कम से कम नजर तो आना चाहिए ना। अधिग्रहण भी बड़ा मुद्दा है पहलवान जी। जब किसान की जमीन से मान लो कोई रोड गुजार दिया या और कुछ चीज बनाने के लिए जमीन ले ली, तो इसका भी दंश बड़ा भयानक है। किसान की जमीन एकदम से नोटिस आगे एक्वायर कर ली गई। हमारे जो बुजुर्ग थे ना, पूर्वज हमारे जो थे, जिन्होंने खेती शुरू करी, जो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, हाँ, वो जमीन को अपनी माँ मानते थे, अपने खेत को अपना माँ मानते थे।
और वो लोग इस बात को कहा करते थे कि भाई जमीन जो है ना वो बड़ी भीड़ का गहना है किसान का, क्योंकि जमीन किसान के पास जीविका का साधन ही केवल एक जमीन है, ठीक। इसके अलावा तो कुछ है नहीं। भाई जमीन है तो किसान है, जमीन नहीं है तो किसान नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि जहाँ तक अधिग्रहण के मुद्दे की बात है ना, मैं तो ये मान के चलता हूँ सरकार को केवल कोई जरूरी काम हो ना, जरूरी काम, तो ही किसान की जमीन अधिग्रहण करनी चाहिए। अन्यथा किसान अगर इस देश में, जिस देश की अर्थव्यवस्था कृषि पे टिकी है, और उस देश को आप उसकी जमीन को ही नहीं छोड़ोगे, किसान को नहीं छोड़ोगे, तो फिर देश कहाँ बचेगा? किसान नहीं बचेगा तो फिर देश भी नहीं बचेगा। परवीन जी, ये भी मेरी बात आप नोट कर रख लो। और नई नई पीढ़ी तो खेती करना भूलती भी जा रही है। नई पीढ़ी को आना पड़ेगा वापिस। हाँ। नई पीढ़ी को भूलते इसलिए जा रहे हैं ना कि हम बच्चों में वो संस्कार दे नहीं पा रहे। और आज तो परवीन बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो आपका। खेती पहले लोग एक कहावत कहा करते, उत्तम खेती मध्यम व्यापार नीच नौकरी। ये कहावत थी। खेती को सबसे उत्तम दर्जा दिया गया था और नौकरी को सबसे छोटा दर्जा दिया गया था। लेकिन आज लोग प्रेफरेंस सर्विस जॉब को दे रहे हैं, खेती को नहीं दे रहे। लेकिन लास्ट में जो जिस प्रकार के हालात आज हैं, तो नौकरी जमीन तो को रबड़ तो है नहीं, बढ़ जाएगी। इसी के ऊपर जीवन यापन करना पड़ेगा। या तो आपकी टेक्नोलॉजी बढ़े, या फिर आप मेहनत इतनी करो कि भाई उसमें सरवाइव कर पाओ, अन्यथा फिर गुजारा कहाँ होगा? देश में बेरोजगारी आ जाएगी। आज तो आधुनिक भी हो गए, यंत्र आ गए। पहले किस तरह सानी भी हाथ से काटनी, गेटे वगैरह लाने। परवीन जी, उस बात को तो आप छोड़ के चल पड़ो। अगर उस बात को सोचोगे ना, तो आधा देश तो बिल्कुल भूख से मर जाएगा। पहले बैल से गाटा गाया करते गेहूं का, चने जब काटते खेत के अंदर से, तो उसकी खड़ी इकट्ठी करते, पहले उसको सुखाते इकट्ठी करके, फिर उसको झाड़ते, झाड़ने के बाद उसकी घाई करते, फिर उसको छाछ से बरसाते। 45, 46, 48 डिग्री में लू चला करती जेठ के महीने में, 60 के महीने में। तो उसमें जेठ के महीने में छाछ पकड़ाने, गाटा गाना, फड़सी के साथ साथ पूरे दिन चक्कर लगाने, बड़द के साथ साथ। अगर उतनी मेहनत आज हो जाए तो मैं ये मान के चलता हूँ आधे बच्चे तो भूखे सोए, खाना भी नहीं खाए, मंगे। ये पहले तो बहुत कठिन तपस्या थी। हमारे जो बुजुर्ग थे, पूर्वज थे किसान हमारे, उनकी जो मेहनत को अगर हम देखते हैं ना, तो हम जिंदा है उनकी मेहनत के कारण है। आज जो आज की पीढ़ी हमारी है ना, किसान कौम, वो चाहे किसी भी बिरादरी से है, वो हमारे उन पूर्वजों की मेहनत की बदौलत जिंदा है, जो उस काल कुर्रे के टाइम में मेहनत कर करके ये जमीन इसकी अपने परिवारों को देकर चले गए। अन्यथा जब वे भी इस किस्म की बात सोचते तो फिर आज कुछ भी नहीं था। किस बिरादरी का किसान सबसे समझदार मानते हैं आप? किसान तो किसान है परवीन जी, बिरादरी क्या होती है इसमें? बिरादरी कोई नहीं होती। किसान जो खेती करता है, मैं नहीं मानता बिरादरी। मैं जात पात में विश्वास ही नहीं करता। मेरा इतना लंबा राजनीतिक जीवन रहा, इस जिले में आप कहीं भी किसी भी कास्ट में जा करके आप मेरा नाम लेकर के पूछ लेना, मैंने कभी जात पात को बढ़ावा दिया ना, मैं जात पात को मानता। मैं तो एक ही चीज को बड़ा मानता हूँ, जात बड़ी नहीं जमात बड़ी है। और किसान कौम इस देश की सबसे बड़ी कौम है। जब तक इस देश का किसान एक तरफ नहीं होगा तो परवीन जी किसान सरवाइव नहीं कर पाओगा। या तो सरकार को सोचना पड़ेगा, सरकार सोचेगी क्यों? और किसान अगर एक तरफ तो होकर के, जिस प्रकार से जब जब इस देश का किसान इकट्ठा हुआ है तो सरकारें पलटी हैं, और सरकारें पलटेंगी इस देश के ऊपर को अच्छी सोच का, अच्छी नीयत का, किसान के हित का अगर कोई आदमी शासन करेगा तो ही किसान सरवाइव कर पाओगा। अन्यथा फिर किसान को हमको एक तरीत होकर के, सर्व समाज को एक तरीत होकर के अपनी मांग पुरजोर तरीके से, सभ्य तरीके से, गांधीवादी तरीके से सरकार के सामने रखनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। सतपाल पहलवान थे किसानों के मुद्दे पर एक बड़ी डीपली और एक गहन तरीके से हमने चर्चा की है कि आखिर लगातार किस तरीके से किसान है वो परेशान होता जा रहा है। पहलवान जी ने जैसे बताया कि सन 2000 में बात करें तो एमएसपी गेहूं का 550, आज 2200, 2250, 2300 है, वो 3.25 के तकरीबन बढ़ा। ट्रैक्टर उस वक्त जो अच्छा ट्रैक्टर 135 का, आज वो पास वगैरह करवा के 9 लाख रुपए का। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, चाहे आप डीएपी का देख लीजिए, चाहे अन्य चीज़ों का देख लीजिए। डीएपी ले लो, 250 रुपये का समथिंग था 2003-4 में, और आज 1350 का है। सोने को आप ले लो, 4000 रुपये तोड़े के आसपास था, लाख के 80 अबाव 80 जा रहा है। चांदी को आप ले लो, किसी भी धातु को आप ले लो। किसान, मैंने आपको पहले भी बताया परवीन जी, किसान पैदा एक चीज करता है, खरीदता बाजार सारी चीजें हैं। इसलिए किसान
सस्ता बेचता है और महंगा खरीदता है, इसलिए किसान सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। जी, तो एक एकजुटता की भी किसानों को ज़रूरत है, एक सशक्त एक राजनीतिक चेहरे की भी किसानों को ज़रूरत है। और पहलवान जी का मानना है जिस दिन राजगद्दी पर कोई वाकई में किसानों के हितैषी अगर कोई चेहरा बैठेगा, जैसे इन्होंने जिक्र किया आज़ादी से पहले जैसे सर छोटू राम थे, किसान हित में क्रांतिकारी फैसले उन्होंने लिए, तो इस तरीके से अगर आदमी करेगा तो ही किसान की आगे भलाई है। और अपना अनुभव भी साझा किया किस तरह पुराने जो बुजुर्ग हैं वो खेती किया करते थे। और इनका ये मानना है कि किसान की कोई जात बिरादरी में वैसे सरकारें कोशिश करती हैं, लेकिन ना तो किसी को बांटना चाहिए और ना किसान को बंटना चाहिए, क्योंकि अगर किसान जब जब बटेगा तो उसके ऊपर हुकूमत होगी, अगर किसान एक रहेगा तो किसान इस देश पर हुकूमत है वो कर सकता है। धन्यवाद।